नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल साइंस वाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था। आवेश क्या है, मात्रक क्या है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। आज मैं आपको आवेश के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार या आवेशों के प्रकार लिख दीजिए। टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उन्होंने बताया था कि वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। और एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के थे। इन्होंने उन दो आवेशों का नाम रखा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, उन दोनों आवेशों का नाम रख दिया था। जो विलियम गिलबर्ट बताए थे कि वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं, उन्हीं दोनों आवेशों का नाम किसने रखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक आवेश का नाम रख दिए थे धन आवेश और एक आवेश का नाम रख दिए थे ऋण आवेश। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहले को धनावेश कहते हैं। धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। अब आप लोग ये समझिए कि किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कैसे होता है। किसी पदार्थ या वस्तु पर आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक वस्तु है और इस वस्तु में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इस वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब अगर इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या निकाल दिया जाए, तो क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन थे, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे बचेंगे? 9, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण इस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस वस्तु पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस वस्तु पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा?
धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और देखिए दोस्तों क्या होता है, जब इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एक चीज पे और फर्क पड़ेगा, इसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। ये जो वस्तु है, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखिए कमी कैसे होगी द्रव्यमान में, आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान। तो जरा सोचिए, अगर इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिसके कारण इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन जब इस वस्तु में से निकलेगा तो इतना द्रव्यमान भी साथ साथ निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस वस्तु में से तो इतना द्रव्यमान भी क्या होगा, इस वस्तु में से निकल जाएगा, अर्थात इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी आएगी। आएगी कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो एक इलेक्ट्रॉन अपने द्रव्यमान को भी साथ साथ ले जाएगा, अर्थात इसके वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। और इस घटना में द्रव्यमान में कमी होती है, इस घटना में द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। अब देखिए ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए इसमें इस समय 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। इस समय इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। मान लीजिए इसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, बाहर से इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कई हो जाएंगे। अब देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन 10 पहले थे, एक मिल गया बाहर से, कितना हुआ, 11। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो जाएंगे, अर्थात अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ऋण आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। और इस घटना में द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इस घटना में क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि। द्रव्यमान में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि अगर इस वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन एक ठू आया तो अपने द्रव्यमान को भी साथ साथ लेके आएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया तो अपने एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है वो भी तो आएगा इसके ऊपर, वस्तु के ऊपर। इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, उसका द्रव्यमान इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, अर्थात वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऋण आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। और इस घटना में द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इस घटना में द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे आप लोग लिखिए, हम
इन दोनों के बारे में लिख दे रहे हैं या लिखिए हम बोल दे रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए धन आवेश, लिखिए धन आवेश हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। इस घटना में द्रव्यमान में कमी होती है। इस घटना में द्रव्यमान में कमी होती है। अब ऋण आवेश हेडिंग डाल के लिखिए, लिखिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इस घटना में द्रव्यमान में वृद्धि होती है। वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिए। चलिए अब आवेश के प्रकार के बारे में बता दिए हैं। एक चीज और समझ लीजिए, ये धन आवेश को इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू चाहे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कीजिए या कैपिटल क्यू से। तो जो धन आवेश होगा उसे हम लोग प्लस क्यू से प्रदर्शित करेंगे। कहीं धन आवेश अगर दिखाना है तो प्लस क्यू लिखिए, और कहीं ऋण आवेश दिखाना है तो उसे माइनस क्यू लिखिए। तो धन आवेश को प्लस क्यू से प्रदर्शित कीजिए और ऋण आवेश को माइनस क्यू से। चलिए अब आगे आवेश के गुण हेडिंग डालिए। आवेशों के गुण। हेडिंग डाल दीजिए आवेशों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेशों के गुण। तो देखिए आवेशों के गुण में पहला गुण समझिए। पहला गुण क्या है? देखिए अभी हम बताए थे कि आवेश दो तरह के हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, दो आवेश हैं और दोनों मान लीजिए धनात्मक हैं। दो आवेश हैं, दोनों कैसे हैं? धनात्मक हैं। और फिर से दो आवेश हैं और दोनों ऋणात्मक हैं। देखिए ये दोनों आवेश धनात्मक हैं, दो ठो हैं, दोनों धनात्मक हैं, और ये भी दो आवेश हैं, दोनों ऋणात्मक। तो इन दोनों को हम समान प्रकार का आवेश कह सकते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक। इन दोनों को भी हम समान प्रकार का आवेश कर सकते हैं क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं। और मान लीजिए एक प्लस क्यू यानी धन आवेश, एक माइनस क्यू ऋण आवेश। ये दोनों समान प्रकार के आवेश नहीं है क्योंकि ये धन आवेश है धनात्मक है, ये ऋण आवेश ऋणात्मक है। ये दोनों धनात्मक आवेश हैं अर्थात समान प्रकार के आवेश हैं। ये दोनों ऋणात्मक आवेश हैं और समान प्रकार के भी हैं।
और ये दोनों समान प्रकार के आवेश नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए, जैसे अगर दो आवेश हैं और दोनों समान प्रकार के, दो आवेश हैं और दोनों समान प्रकार के हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होगा। दो आवेश हों और दोनों समान प्रकार के हों, अब दोनों समान प्रकार के हों, चाहे दोनों धन धन हो या दोनों ऋण ऋण, तो दो आवेश हैं और दोनों समान प्रकार के हैं, उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब ये आवेश इधर भागेगा और ये आवेश इधर भागेगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा। तो समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। इन दोनों को देखिए, ये दोनों भी समान प्रकार के आवेश हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, इनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। और इन दोनों को देखिए, ये दोनों तो समान प्रकार के हैं नहीं, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो समान प्रकार के आवेश नहीं है, ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो इनके बीच आकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहिए। तो पहला गुण यही है, हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश, ये भी समान प्रकार के हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आवेशों में गुण पाया जाता है। तो इसे हम लिख दे रहे हैं, लिखिए पहला गुण, लिखिए समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे देखिए धनात्मक, ये भी धनात्मक, समान प्रकार के आवेश हैं तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण। ये माइनस क्यू आवेश है, ये भी माइनस क्यू आवेश है, समान प्रकार के हैं इसलिए इनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण। और विपरीत प्रकार के जो आवेश हैं उनके बीच क्या होगा? आकर्षण। यहाँ लिख दीजिए विपरीत प्रकार के, विपरीत प्रकार समझते हैं ना, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। यहाँ बना के दिखा सकते हैं इस तरह से, एक धनात्मक आवेश लीजिए, एक ऋणात्मक, और ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ, का मतलब इनके बीच क्या हो रहा है? आकर्षण। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और दोस्तों जहाँ समझ में न आए आप लोग कमेंट में बताया कीजिए, तो मैं फिर से समझा दूंगा। नोट कर लीजिए इसे।
चलिए नोट कर लिए हैं, मीट दें। ये पहला गुण था। अब चलिए दूसरा गुण समझिए क्या है। दूसरा गुण, दूसरा गुण समझने के लिए आप लोग ऊर्जा के बारे में पढ़े होंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पीछे क्लासों में था, कक्षा 11 में था, कक्षा 9 में भी है। तो ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संरक्षण के बारे में ये बताया गया होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ये पढ़े होंगे। तो जैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से उसे दूसरे रूप में बदल सकते हैं, तो ठीक इसी तरह आवेश भी है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे दो वस्तुएं हैं, इस वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये दूसरा गुण है। तो दूसरा गुण लिख दीजिए कि आवेश को न तो उत्पन्न, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड, विलगित को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, अर्थात किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय का मतलब होता है, आइसोलेट शब्द सुने होंगे, कोरोना के समय ऐसा शब्द बोलते थे। आइसोलेट मतलब अलग, कोई एक अलग कोई निकाय है, सिस्टम है, तो उसमें कुल आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये दूसरा गुण है, लिख लीजिए इसे। तो तीसरा गुण बताया जाए।
चलिए लिख लिए हैं। चलिए तीसरा गुण हेडिंग डाल दीजिए इसमें, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण QUANTI, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तीसरा गुण देखिए, समझिए इसे, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग जानते होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये 1 कूलाम का आवेश है। होता क्या है, जैसे अपूर्ण संख्या के बारे में भी जानते होंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। 0 भी पूर्ण संख्या ही है। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है या किसी वस्तु के द्वारा जो आवेश प्राप्त होता है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु के द्वारा जो आवेश हमें प्राप्त होगा, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज रहेगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के द्वारा जो आवेश हमें मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के आवेश में किसी न किसी पूर्ण संख्या का गुणा सदैव रहेगा। किसी न किसी पूर्ण संख्या का इसमें गुणा सदैव रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ना, अब इस वस्तु के द्वारा जो हमें आवेश मिला, इस वस्तु के द्वारा हमें क्या मिला, आवेश। तो वो आवेश मान लीजिए मिला हमें 6.4 गुणित 10 की घात -19 गुना। किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त आवेश मान लीजिए इतना ही है, ये वस्तु है। तो देखिए इसमें क्या है, इसे अगर देखा जाए इस 6.4 को, तो हम इसे 4 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19 गुना लिख सकते हैं, क्योंकि 16 चौका 64, दशमलव लगा देंगे 6.4 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, और उसमें देखिए एक पूर्ण संख्या का गुणा भी है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए कोई अन्य वस्तु है, उसके द्वारा आवेश हमें मिला 4.8 गुणित 10 की घात -19 गुना। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19 गुना। तो देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इसमें देखिए एक पूर्ण संख्या का गुणा है। वही हम कह रहे हैं ना कि किसी वस्तु के द्वारा जो आवेश प्राप्त होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में पूर्ण संख्या का सदैव गुणा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में हमेशा एक पूर्ण संख्या का गुणा जरूर रहेगा ना, और यही क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण। आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि इसमें से वस्तु में से 0.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, या फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। जब भी सुने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में ही निकलते हैं, और पूर्ण संख्या में ही आते हैं। इसीलिए
किसी वस्तु के द्वारा जो आवेश मिलता है हमें, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा कैसा रहता है, पूर्ण गुणज, अर्थात उसमें पूर्ण संख्या का गुणा रहता है। यही क्या कहलाता है, आवेश के इसी गुण को क्या कहेंगे हम लोग, आवेश का क्वांटीकरण। तो इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं, लिखिए। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब दशमलव में नहीं हो। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पूर्ण संख्या में ही निकलेगा। अगर किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया तो हमेशा एक पूर्ण संख्या में ही आएगा, कभी दशमलव के रूप में नहीं आएगा कि 0.2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 0.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1.2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में निकलेगा, पूर्ण संख्या में आएगा। यही है आवेश का क्वांटीकरण। तो लिख दीजिए यहाँ, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, यहाँ का नहीं लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। नीचे लिख दीजिए, वस्तु द्वारा या किसी वस्तु पर आवेश, लिखिए, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर कितना आवेश है ये पता करने के लिए एक सूत्र है। तो वो सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, प्लस माइनस एन इंटू ई। किसी वस्तु पर आवेश इसी के बराबर होगा, एन इंटू ई के बराबर। प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए लगा है कि वस्तु पे धन आवेश भी होता है, ऋण आवेश भी होता है, तो इसीलिए प्लस माइनस लगा दिया गया है। यहाँ ये जो है, ये सूत्र में जो ई लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इस ई का मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम को सी भी लिख सकते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम को। तो स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो उसे ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। अन्य कोई चीज है तो उसके आवेश को क्यू से प्रदर्शित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन है तो उसके आवेश को किससे लिखेंगे, ई से। और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने दें। अब अगले वीडियो में फिर आपको इसके आगे की जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।